28 नवंबर 2026 को आप लोग का पेपर है और ईवीएस नया सिलेबस जुड़ा हुआ है। ईवीएस का मैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूं। देख सकते हैं ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। सबसे पहले ये ईवीएस का प्रश्न देख सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे सवाल रखे गए हैं। नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मैथ भी रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मैथ आपका बिल्कुल नया सिलेबस पे है। इसमें आपका लाभ हानि नहीं पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब औसत, चाल, दूरी, समय, ये सब नहीं पूछा जाएगा। नया सिलेबस देखिए और इस वीडियो को जो भी छात्र मिस करेगा बहुत ज़्यादा पछताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर में यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर पूछा गया है तो यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा और ये पेपर 100 नंबर का होता है और ये पेपर ओमआर शीट पे होता है। तो नैनो एग्जाम ओमआर शीट यूट्यूब पे लिखकर सर्च करना है। और इस पेपर में आपका मानसिक योग्यता के 20 प्रश्न रहेगा और ईवीएस का 20 प्रश्न रहेगा। अंक गणित के 20 प्रश्न रहेंगे और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल इस पेपर में 80 को प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा। चलिए धीरे धीरे हम लोग समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से मैं समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए पेज को जैसे ही पलटी करेंगे, यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता का आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें भाग 1 में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा ना कि आप बता दीजिए, जैसे आप लोगों को मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया है कि आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप लोगों से रंगोली बनवाया जाता है। रंगोली, ठीक है, अबीर लेकर जाते होंगे या रंगोली बनता है। ठीक है, तो रंगोली में मान लीजिए ये 4 हिस्सा मैंने डिवाइड कर दिया और रंगोली मान लीजिए इस बार किस डिज़ाइन का मैं बनाऊंगा तो इस बार इस डिज़ाइन का बनाऊंगा, ऐसे करके ये वाला। ठीक है, ये ऐसे फूल में बना रहा हूँ, कमल का फूल जैसे। इसमें भी मैंने वैसे ही बना दिया और इसमें भी मैंने वैसे ही बना दिया। ठीक है, और इसमें भी मैं वैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं बता दूँ यहाँ पर कैसा बनेगा, यहाँ पे कैसा बनेगा। तो आप लोग बता देंगे कि भैया यहाँ पे भी ऐसे ही करके ऐसे करके बनेगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी तरीका से समझ में आया होगा। तो बस यही पूछा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं आपकी जगह पे रहूँगा, मैं पेपर देने जाऊँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पेंसिल लेकर जाऊँगा और इसको ऐसे पहले ऐसे कर लिया जाएगा, ऐसे करके मिला लिया जाएगा, यानी ए नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये वाला टच नहीं किया, ये सब में टच कर दिया है, टच कर दिया है, इसमें टच नहीं किया हुआ है तो इसमें तो ये है ही नहीं। ठीक है, इसको यदि मुझे करना होगा तो सबसे पहले ये वाला मिलाऊंगा। ठीक है, फिर ये वाला भी मिला लेता हूँ, फिर उसके बाद से ये रेखा यहाँ तक मिला हुआ है, फिर उसके बाद से इसको ऐसे मिला लेता हूँ, फिर इसको ऐसे, फिर इसके बाद से इधर के साइड में कलर किया गया है तो इस बार इधर के साइड में कलर किया जाएगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा ए नंबर। ठीक है, ऐसे इन दोनों प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इन दोनों प्रश्न को आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 3 नंबर और 4 नंबर बताइए, सभी छात्र कमेंट कीजिए। ठीक है, अब आइए भाग 2 पे पहुंचते हैं। भाग 2 का निर्देश यदि ये पढ़ेंगे ना तो निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप लोग बता दीजिए। जैसे देखिए इसमें इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। पहला यदि मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूँ, पहला अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा कि एक त्रिभुज है, फिर 2 गो त्रिभुज हुआ है, फिर आप लोगों का 3 गो त्रिभुज है, तो फिर आप बता दीजिए नेक्स्ट वाला में कितने त्रिभुज होगा। तो आप बोलेंगे भैया एक एक बढ़ता जा रहा है तो नेक्स्ट वाले में 4 गो त्रिभुज होगा, 4 गो त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन पूछूं, सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों से कि ये तीर ऊपर है, फिर इस साइड तीर आया है, फिर इस साइड, तो नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कैसे आएगा। तो आप बोलेंगे भैया इस बार इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन पूछूं, 4th नंबर कि आप लोगों का 4 रेखा से मिलकर बना है, फिर ये 3 रेखा से, फिर नेक्स्ट वाला में गया तो 2 रेखा से और 4th वाला में जाएगा तो कितने रेखा से, तो एक एक घट रहा है तो 1 रेखा से ओनली बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए ये बहुत सारा घर बना है, बहुत सारा घर बना है, इस पे आप लोगों का कितने ईंट है, 5 ईंट से बना है, फिर ये आप लोगों का 4 ईंट से बन गया, 4 ईंट से बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला में गया तो 3 ईंट से ही बना, 3 ईंट से ही बना, तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कितने ईंट से बनेगा, तो एक एक घटता जा रहा है तो ओनली 2 ईंट से बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये देखिए रोटेट वाला है, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। ठीक है, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है।
तो ये बिंदु देखेंगे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, तो फिर इस बार यहाँ पे आ गया, तो फिर नेक्स्ट में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ वाले में जाएगा तो यहाँ पे आ गया है, तो सी नंबर राइट आंसर। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे माइनस है, प्लस है, भाग है, तो इस बार गुणा होगा, तो गुणा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखिए, ये आप लोगों का कैसे रोटेट हो रहा है, तो ये इस साइड से रोटेट हो रहा है, इस साइड से रोटेट हो रहा है, यानी रोटेट मतलब घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इस बार जाएगा तो ऊपर के साइड में जाएगा, यानी कि बी नंबर आप लोगों का राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही मुझे बता दीजिए 7 नंबर और 8 नंबर का आंसर। 8 नंबर मैंने अभी पढ़ाया है, देखिए ये 8 गो से बना है, फिर 6 गो से, फिर 4 गो से, तो फिर नेक्स्ट में जाएगा तो कितने रेखा से मिलकर बनेगा, बहुत ईजी है, कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 का आप लोगों का निर्देश कहता है कि इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि जैसे मान लीजिए मैं एक आकृति बनाता हूँ, मैं एक आकृति बनाता हूँ। सबसे पहले बात देखिए, त्रिभुज भी दे सकता है, वर्ग भी दे सकता है और वृत्त भी दे सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक आकृति बनाता हूँ, वो वर्ग बनाता हूँ, तो ये आप लोग का संपूर्ण एक वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। वर्ग का चारों भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इसी वर्ग को मैं इस टाइप से बनाऊँ, इस टाइप से बनाऊँ, इस टाइप से बनाऊँ, ठीक है। और इधर वाला हिस्सा पूछूं तो इधर वाला हिस्सा अगर मैं आपकी जगह पर रहूँगा तो पेंसिल लेकर जाऊँगा, ऐसे मिला दूंगा। और जब मिलाएंगे तो फिर इसको ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे इधर वाला हिस्सा ऑप्शन में देखेंगे, टिक कर लेंगे। मान लीजिए वृत्त आप लोगों को दे दिया, वृत्त आप लोगों का ऐसे हो गया, तो ये आप लोग का क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके दे देगा। तो आप लोग पेंसिल लेकर जाइएगा और इस वाले हिस्से को मिलाकर इधर वाला हिस्सा टिक कर दीजिए। त्रिभुज आप लोगों का मान लीजिए ऐसे होता है, त्रिभुज आप लोगों का मान लीजिए ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, तो आप लोग एक काम करेंगे, जाएंगे तो ऐसे मिला लेंगे, इधर वाला हिस्सा टिक कर लेंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। और मान लीजिए इसको बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे करके मिला लेंगे। समझ में आया? और जब मिलाएंगे तो कौन सा हिस्सा आएगा, कौन सा हिस्सा आएगा, देखिए इस टाइप से कौन सा हिस्सा मैच कर रहा है, तो आप लोग का जो मैच कर रहा है वो डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वाला में जाएंगे तो ये इसको आप लोग जब मिलाएंगे ऐसे करके तो जो आएगा वो आएगा आप लोगों का, कौन सा आएगा बताइए, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वाला को भी मिलाकर कमेंट कीजिए, इसका भी मिलाकर कमेंट कीजिए। और जो भी छात्र अपना नाम नहीं लिखे हैं सभी छात्र अपना नाम लिख देंगे। मेरा भी नाम जान लीजिए, मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ। गोविंद भैया बहुत ज़्यादा आप लोगों का हेल्प करेंगे पास कराने में। गोविंद भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नैनो एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी बताइए, ठीक है, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। चलिए आइए भाग 4 पे पहुँचते हैं। भाग 4 का निर्देश बहुत इजी है। इसको करने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, बाल उल झाड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये आप लोगों का दर्पण है। दर्पण का मतलब समझ रहे हैं, शीशा। शीशा का मतलब देखिए, ये जो मैं ऐसे ऐसे लकीर खींच रहा हूँ ना, ये कलई कर रहा हूँ। शीशा देखिएगा, मान लीजिए इस पे अपना चेहरा देख रहे हैं तो पीछे देखेंगे कलई किया गया रहता है, ठीक है। तो यही कलई किया जा रहा है। कलई मतलब कलर किया जा रहा है। ये एक्स वाई मान लिया जा रहा है, कागज पे बनाया जा रहा है, इसीलिए मान लिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग अपना चेहरा देखेंगे शीशा में तो उल्टा नहीं दिखेगा, लेकिन सेम आप लोग यदि कोई लेटर लेकर जाएंगे, बी लेकर जाएंगे, तो बी आप लोग को उल्टा दिखेगा। जैसे चेहरा भी उल्टा दिखेगा लेकिन आपको प्रतीत नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सी लेकर जाएंगे तो सी ऐसे दिखेगा। आप लोग राम लिख रहे हैं, तो राम यहाँ पर उल्टा दिखेगा, राम यहाँ पर उल्टा दिखेगा। अगर मान लीजिए मेरा नाम गोविंद भैया है तो मैं गोविंद यहाँ पर लिख दूंगा, और मुझे इतना ज़्यादा अभ्यास है कि मैं गोविंद यहाँ पर उल्टा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अभ्यास किए हैं, बताइए आप लोग अभ्यास किए हैं क्या? आप लोग लिख पाएंगे अपना नाम उल्टा? तो लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। पता है मैं बताऊंगा नहीं, एक बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे बड़े होंगे तो पता चलेगा। जब पता है पहले के ज़माने में लेटर भेजा जाता था किसी के यहाँ, जैसे मान लीजिए अभी तो कॉल का सिस्टम है तो कॉल करके बात कर लिया जा रहा है, लेकिन छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, लेटर मतलब हम लोग नहीं, मतलब पहले के पूर्वज लोग छोटे थे, मतलब वो लोग लेटर भेजा करते थे, चिट्ठी भेजा करते थे। तो पता है मैं भी एक चिट्ठी भेजा था। तो कैसे भेजा था? सब कुछ उल्टा लिखकर, डर की वजह से सब कुछ उल्टा लिखकर। सब कुछ डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ कि मैं आप के घर आ रहा, थोड़ा हा बनाने में दिक्कत होता है बट कोई दिक्कत नहीं है, रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं बहुत अच्छा लेटर लिखा था और लेटर एक को दिया था, ठीक है, उल्टा लिखकर।
तो शीशा में ले आकर पढ़ रहा था, मुझे बहुत खुशी हुआ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को सब चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा वाला समझ गए ना सिस्टम, तो यही प्रश्न में भी पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब, ये इमेज लेकर जाएंगे शीशा में तो कैसे दिखेगा, ये लेकर जाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो मैं तो इसका डायरेक्ट ट्रिक ही बता देता हूँ, क्या ही दिक्कत है, ट्रिक ही समझ लीजिए ना। जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है आंसर, तो आप लोग मान लीजिए ये दर्पण है, दर्पण बन गया एक्स और वाई। अब देखिए बी लिखा है तो बी ऐसे लिख दीजिए, जे लिखा है तो जे लिख दीजिए, पी लिखा है तो पी लिख दीजिए। अब इसको पेन से दबाते हुए चला दीजिए, पेन से दबाते हुए चला दीजिए, पेन से दबाते हुए चला दीजिए। कुछ नहीं करना है बाबू, इधर दर्पण लगाए तो पेपर को ऐसे पलट देना है, बस मैजिक स्टार्ट। पेपर को ऐसे पलटेंगे तो देखिए बी बनकर आया हुआ है, और ये जे बनकर आया हुआ है, और ये पी बनकर आया हुआ है। किस ऑप्शन में है तो भैया हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है डी नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग चाहें तो उगा कर इसको पलटी करके भी आंसर बता सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो 13, 15 और 16 आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि मैं बता दूं, सब कुछ मैं छोड़ रहा हूं बट इसमें बता देता हूं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दर्पण इधर है ना, तो ये जो पास में है तो दर्पण के पास में ही बनेगा इस साइड से, तो ये इधर है तो ये इधर ही बनेगा, तो इधर वाला इसमें है सी नंबर राइट आंसर। चलिए मैं सब बता देता हूँ, कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए ये इस साइड है तो ये दर्पण से दूर ही भगेगा, तो दूर इसमें भगा है। और ये दिया इस साइड में जल रहा है तो इस साइड में सब में जल रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला भी है तो ऊपर वाला इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें है, लेकिन अंदर कलर किया गया है, कलर इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग भाग 5 में पहुंचते हैं। भाग 5 में आप लोग चोरी करेंगे, आप लोग चोरी करेंगे क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। मुझे पता है इस वीडियो पे ना 100K से ऊपर व्यूज आएगा, 1 लाख से बच्चे ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग करेंगे नहीं। अगर 100 के सब्सक्राइबर, अगर 100 के लोग देख रहे हैं यानी कि 1 लाख लोग देख रहे हैं, तो अगर एक एक बच्चे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा सब्सक्राइबर तुरंत बढ़ जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके दिखा दीजिए पावर ऑफ नैनो एग्जाम। गोविंद भैया के आप छात्र हैं तो दिखा दीजिए कितना तेजी से सिस्टम हिल रहा है, कितने तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो यार सपोर्ट कीजिए ना, मैं इतना आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर करके पढ़ा रहा हूँ। देखिए चोरी आप लोग इसलिए करेंगे कि आप लोग अपने आप को चोर मत समझिएगा। चलिए मैं चोरी करता हूँ, मैं चोर हूँ, ये मैं चोर हूँ, चोरी किया हूँ तो किसी न किसी घर में जाकर छिपूंगा, तो ये वाला चोर इस घर में छिपा हुआ है, बस यही ढूंढना है। ठीक है, जैसा है वैसे ही ढूंढना है, ये जैसा है वैसे ही ढूंढना है। तो ये वाला आप लोग का देखिए यहाँ पे चोरी, ए यार यहाँ से नहीं जाएगा, फिर ये ऐसे आकर ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तो ये वाला आप लोग का यहाँ पे छिपा हुआ है, ये वाला आप लोगों का किस में छिपा हुआ है, यहाँ पे छिपा हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत मतलब क्या ही बोलो। चलिए ईवीएस हम लोग पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। ईवीएस में मैं जो पढ़ाऊंगा ना वही एग्जाम में आएगा। देखिए सबसे पहली बात, 21 से 40 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस विषय पर आधारित है। इस परीक्षा में कुल 20 प्रश्न, जिसमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न और 1 गद्यांश से 5 प्रश्न, यानी कि 15 को क्वेश्चन ईवीएस का रहेगा, ये बात आपको भी पता है। और ईवीएस का एक अनुच्छेद भी दिया जाएगा जिससे 5 को प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो पूछा जा रहा है कि यदि किसी स्थान पर वर्षा बहुत कम होती है और वहां पानी की कमी रहती है, तो पानी बचाने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयोगी है। देखिए सबसे पहली बात, वर्षा वहां पे बहुत कम हो रहा है, ठीक है, वर्षा बहुत कम हो रहा है, तो आपको पानी बचाना है। तो देखिए नलों को खुला छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के पानी को इकट्ठा करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। अधिक पानी से सड़कों को धोना, नहीं, सड़क को धोना ही नहीं है। अगर पानी बचाना है तो पानी को बहते नाले में छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप लोग प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि नदियों का पानी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र तक पहुंचता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जो नदी का पानी है ना, वो बहते 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 समुद्र तक पहुंचता है। ठीक है, तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वाष्पीकरण कब होता है, वाष्पीकरण करके तो ऊपर पहुंचता है, आसमान में पहुंचता है, बादल बनता है। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण होगा नहीं। संघनन मतलब बादल बनना, ठीक है। जमना, जमना मतलब बर्फ जमना, ये तो होता नहीं है। ठीक है, पहाड़ों की ढलानों पर पेड़ पौधे लगाने से मुख्य रूप से किस समस्या को कम करने में सहायता मिलती है।
तो सहायता देखिए, मिट्टी का कटाव कि दिन और रात अंतर, तो आप लोग बताइए मिट्टी का कटाव। पहाड़ों पर जब जानते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है, तो यही वाला आप लोग का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी बच्चे को भोजन निगलने के बाद पेट में पहुंचने पर भोजन के पाचन में कठिनाई होती है, तो शरीर का कौन सा तंत्र इस कार्य से संबंधित है? तो पाचन तंत्र हो जाएगा, पाचन तंत्र ही न होगा। बताइए, हमारे शरीर में सांस लेते समय ऑक्सीजन किस अंग तक पहुंचती है? तो किस अंग तक पहुंचती है? तो फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़े तक ही नहीं पहुंचती है, 25 नंबर का फेफड़े। यदि किसी व्यक्ति की नाक बंद हो जाए तो उसे भोजन के स्वाद को पहचानने में भी कुछ कठिनाइयां हो सकती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? नाक और स्वाद की अनुमति में आपसी संबंध होता है। कान और भोजन पहचानना, त्वचा स्वाद पहचानती है। 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आपको याद है जब मैं ईवीएस पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो एक ट्रिक भी बताया हूँ, जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखेगा उस पर टिक कर दीजिएगा, जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखेगा उस पर टिक कर दीजिएगा। भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचने के लिए अचार में प्रायः नमक और तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, जब देखिए भोजन लंबे समय तक खराब होने से, जैसे अचार होता है ना, तो जो अचार बनाया जाता है उसमें नमक और तेल का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो भोजन के रंग को बदलने के लिए नहीं, भोजन को अधिक भारी बनाने के लिए नहीं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में सहायता। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सही है, आप लोगों का बड़ा ऑप्शन भी है और ये सही तरीका से थोड़ा सा एक बार पढ़ भी लीजिएगा बड़ा ऑप्शन, क्योंकि ये भी तो बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट टिक मत कीजिएगा आंख बंद करके। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस प्राकृतिक आपदा में पृथ्वी की सतह अचानक हिलने लगती है और इमारतों को नुकसान हो सकता है? जैसे देखिए, जानते हैं क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा भूकंप आता है ना, बहुत ज़्यादा भूकंप आता है तो पृथ्वी लगती है हिलने। आपको पता है ना? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। सब्सक्राइब कर दिए है ना तो सब कुछ समझ में आएगा। नहीं सब्सक्राइब करेंगे ना तो इतना पीटेंगे आपको। सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आपका सोच लीजिए पास भी नहीं हो पाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए। बाढ़ के समय नदी का पानी अपने किनारे से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। ऐसे स्थिति में लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जब बाढ़ का पानी, नदी का पानी अपने किनारों से बाहर निकल आसपास, जैसे देखिए जब बाढ़ आता है ना तो पानी गांव में भी फैल जाता है, नदी भी टूट जाती है। तो वही पूछा जा रहा है, तो सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। बिजली के खंभे के पास जाएंगे, लटक जाएंगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नदी के किनारे तो खड़े रहना ही नहीं है, डूब जाएंगे उसी में। बहते पानी में जाना, बहते पानी में जाएंगे, बताइए, पानी उन्हें पी लेंगे। ईंट और सीमेंट से बने पक्के घर अधिकतर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो केवल बहुत अधिक बर्फ वाले क्षेत्रों में, शहरों और अनेक मैदानी क्षेत्र में, केवल रेगिस्तान क्षेत्र में, केवल नदी के बीच में। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आप लोगों को मेरे हिसाब से ये वाला आंसर दिख रहा है। इसी तरह आप लोग के एग्जाम में तर्क वाला प्रश्न पूछा जाएगा, तर्क वाला, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कोई आसान क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ना तो वो जीके में आएगा और ना तो वो आप लोगों के मतलब माइंड से खेला जाएगा। आपके माइंड आपको लगाकर आंसर देना होगा। कपास से बने कपड़े गर्मियों में पहनने के लिए सुविधाजनक होते हैं क्योंकि कपास शरीर की गर्मी को बहुत अधिक बढ़ाता है। अधिक बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा, गर्मी कम करता है, पसीने को सोखने में सहायता करता है। जैसे देखिए सूती कपड़ा आप लोग पहनेंगे ना तो पसीना सोखता है। जैसे हम लोग क्या पहनते हैं, बंडी पहनते हैं ना, तो वो पसीना सोखता है। रेशम प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस जीव का पालन किया जाता है? रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, इसी का प्रयोग किया जाता होगा शायद। 32 नंबर का बी हो जाएगा। भारत में गेहूं की फसल सामान्यतः किस ऋतु में बोई जाती है? गेहूं, बताइए गेहूं कब बोई जाती है? अभी तो धान बुआई चालू हुआ है ना, धान अभी बड़ा होगा तो धान कटाएगा 3 महीने बाद, फिर 1-2 महीना बाद गेहूं बोआएगा। इसका मतलब ये है कि उस समय क्या रहेगा, वर्षा तो रहेगा नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा। 33 नंबर का बता दीजिए, 33 नंबर का बता दीजिए। ए रबी ऋतु है, रबी ऋतु है, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। केवल ग्रीष्म ऋतु में, नहीं तो ग्रीष्म ऋतु नहीं होगा, खरीफ ऋतु नहीं, ये वाला आप लोग का राइट आंसर। जंगलों को पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो वे अनेकों जीवों को आवास देने के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। आवास का मतलब होता है घर, आवास का मतलब होता है घर, समझ में आया? घर देते हैं, जंगल में जीव रहते हैं तो घर ही तो हुआ। जल चक्र में जलवाष्प ठंडी होकर छोटे छोटे जलकणों में बदलती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल चक्र जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था
तो मैंने नोट्स भी दिखाया था आप लोगों को, ये देखिए जल चक्र जब मैंने पढ़ा रहा था आप लोगों को तो मैंने बताया था कि आप लोगों का जो जल चक्र में जो जो ठंडी होकर छोटे छोटे जल कणों में बदलती है वो क्या कहलाता है। तो बताइए 35 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 35 नंबर का आप लोग ऑप्शन। तो ये देखिए ऊपर उठी हुई जलवाष्प ठंडी होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बादल बनती है, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। संघनन मतलब बादल बनता है, छोटी छोटी कण ऊपर जाते हैं फिर बादल बनता है, ठीक है। तो आप लोग यदि इस नोट्स को चाहिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका पहले राइट आंसर समझ लीजिए क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। अब मैं चीज़ें बताता हूँ, देखिए जैसे ही आप लोग को नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, देखिए इसमें राज्य और राजधानी भी पूछा जाएगा, लेकिन इस पेपर में मैं राज्य और राजधानी नहीं डाला हूँ जानबूझकर, क्योंकि आप लोगों को केवल राज्य और राजधानी पढ़ाऊंगा। बताइए वो सब पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में आए। तो देखिए ये राष्ट्रीय प्रतीक वाला भी इसमें प्रश्न देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रतीक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले ये सारा नोट्स देखिए, नोट्स समझ में आ रहा है। देखिए ये सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। आप हमसे पढ़ना चाहेंगे वो भी मैं बताऊंगा, डिटेल्स में मैं बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए ना, देखिए सबसे पहले ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। देखिए एक चीज़ समझिए, ये नोट्स बनाया गया है फिगर के साथ, फिगर भी आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए डिटेल्स में आप लोगों को ये नोट्स मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित ये आप लोगों का नोट्स में डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। बाकी ये सारे नोट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पौधे और जानवर, ठीक है। अब दूसरी चीज कैसे ज्वाइन करना है ध्यान से समझेंगे। मैं 1 मिनट में जस्ट आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट में। पता है उड़ गया था ये वाला मैं लाने गया था, ये उड़ गया था। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहली बात, जो भी नवोदय विद्यालय में जाना चाहता है हर एक स्टूडेंट के फ़ोन में नैनो एग्ज़ाम का ऐप होना ज़रूरी है। अगर नैनो एग्ज़ाम का आपके फ़ोन में ये ऐप है तो आप समझिए पास हो जाएंगे, 100% पास होंगे। प्ले स्टोर ओपन करना है, नैनो एग्ज़ाम सर्च करना है, नैनो एग्ज़ाम का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए और ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे फ्री फायर गेम हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। फिर ओपन करके रजिस्टर कर लीजिएगा। जब रजिस्टर करके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो ये बैच दिखेगा आप लोगों को, EVS सिलेक्शन बैच के नाम से ये बैच चल रहा है। हिंदी मीडियम में है, जिसमें मानसिक योग्यता, पर्यावरण और गणित और हिंदी मात्र 299 रुपये में पढ़ाया जा रहा है। और ये रिकॉर्डेड क्लास है, जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर भी है, ठीक है। ये 299 रुपये ऑफर प्राइस ही बता रहा हूँ, हो सकता है इससे थोड़ा सा 2-4 रुपये और कम हो, ठीक है। तो जाइए चेक कीजिए। अब देखिए मैं चीज़ें डिटेल्स में बता देता हूँ कैसे कैसे आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। कैसे कैसे आप लोगों को चेक करना है मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ये देख सकते हैं मैं ओपन किया हूँ, मेरा सर्च बॉक्स नीचे है, तो मैं नीचे यहाँ पर नैनो एग्जाम लिखकर सर्च कर लूँगा। नैनो एग्जाम जैसे मैंने सर्च किया तो ये ऐप आया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। मेरे में ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही ऐप ओपन करेंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, वो ज़्यादा ही रंगीन है इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए आप लोग को जो बैच ज्वाइन करना है ना, यही वाला बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये बैच दिख जा रहा है, ठीक है, ये बैच दिख जा रहा है, ठीक है। और जिन छात्रों को EVS का नोट्स चाहिए, तो यहीं पे EVS का नोट्स भी लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए अगर ये खरीदते हैं तो 99 रुपये का पड़ेगा, लेकिन अगर ये बैच खरीद लेंगे ये वाला तो इसमें EVS का नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा। 99 रुपये का बैच इसी में मिल जाएगा, तो ये भी फ्री वो भी फ्री। तो ध्यान रखिएगा, इसको परचेज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कंटेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पर्यावरण का सारा नोट्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा नोट्स आप लोग इजी तरीका से खरीद सकते हैं मात्र 299 रुपये में। और हो सकता है तो एक ट्रिक बता दूं, अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो एक ट्रिक भी जान लीजिए। सब्सक्राइब किए हैं तो ये अप्लाई पे क्लिक कर लीजिएगा, देखिए और सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा तो और सस्ता हो जाएगा। तो जाइए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको 20 मॉडल पेपर चाहिए, ऐसा ही मॉडल पेपर, देखिए अभी मैथ का मैं प्रश्न कराया नहीं हूँ, अभी EVS का ये सारा प्रश्न कराऊंगा। ये मैथ का प्रश्न आप लोग डिटेल्स में देख लीजिए। अभी मैथ में बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे मैथ के प्रश्न लिए गए हैं। ऐसे ही यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो ये 20 को मॉडल पेपर आप लोग खरीद लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, इस पर भी अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, मात्र 179, बहुत कम फीस। जाइए जल्दी जल्दी, ये भी 15 अगस्त तक ही ऑफर है,
अच्छा अच्छा, ये बात है। चलिए जाइए ऑर्डर कर लीजिए, और जो भी छात्र मतलब ऑफर चेक करते रहिए, हर एक के फ़ोन में ये नैनो एग्जाम का ऐप होना चाहिए, और ये सारे फीचर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सारे क्लासेस लगे हुए हैं, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, ये सारे पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो जाइए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लीजिए, अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या अपने पापा मम्मी से बात करा दीजिएगा 93 36 56 81 64 पे। ठीक है, तो बस यही बताना था। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि ईवीएस में एक अनुच्छेद भी पूछा जाएगा, तो अनुच्छेद कुछ इस टाइप से रहेगा। मिट्टी पृथ्वी का ऊपरी भाग है जो पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। पौधों को मिट्टी से जल, खनिज, लवण तथा सहारा प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और रेतीली मिट्टी अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। यदि मिट्टी का अत्यधिक कटाव होता है तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है और खेती पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पेड़ लगाकर वर्षा जल का उचित प्रबंध करके तथा अपना आवश्यक कटाई रोककर मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। देखिए मिट्टी कई प्रकार के होते हैं, कहीं पे अंगूर बोया जाता है तो अंगूर उस मिट्टी के हिसाब से होता है। कहीं पे सेब फल रहा है, आपके यहाँ सेब नहीं हो रहा होगा, लेकिन जहाँ पे सेब हो रहा है वहाँ पे सेब के लिए अलग मिट्टी होता है। जहाँ पे अंगूर हो रहा है वहाँ पे अलग, आम हो रहा है वहाँ पे अलग, ठीक है, लीची हो रहा है वहाँ पे अलग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए देखिए, पौधों को मिट्टी से क्या प्राप्त होता है, तो पौधों को मिट्टी से जल भी प्राप्त होता है, लवण, खनिज, सहारा और उपरोक्त सभी। ये डी नंबर लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का एक प्रकार है, तो ये उपरोक्त सभी तीनों मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिट्टी के कटाव का क्या परिणाम होता है, तो मिट्टी के कटाव से जानते हैं मिट्टी की उर्वरता कम होती है। उर्वरता मतलब समझ लीजिए, इससे जानते हैं फसल उगाने में दिक्कत होती है, नहीं होता है। खाद उद इस समय डालना पड़ रहा है, खाद डालने का रीजन क्या है भाई, उसका उर्वरता क्षमता कम हो गया है। समझिए कि पहले के ज़माने में गोबर, घास भूसा खेत में डाल दिया जाता था, जिससे फसल बहुत अच्छी होती थी। लेकिन इस समय खाद डालना पड़ रहा है, यूरिया डालना पड़ रहा है, डाई डालना पड़ रहा है। ये सब डालने के बाद चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। तो मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो वर्षा जल उचित प्रबंध करके। ठीक है, मिट्टी ये चारों हो जाएगा। ठीक है, चारों हो जाएगा। मिट्टी मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक होती है, तो पौधों की वृद्धि के लिए, कपड़े बनाने, भवन बनाने के लिए, ये वो वाला हो जाएगा। ठीक है, मुख्य रूप से। ठीक है, अब आइए हम लोग मैथ का सोल्यूशन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, बहुत मजा आएगा मैथ में भी। मैथ में अगर मजा नहीं आया तो आप फिर कहिएगा। मैथ का सोल्यूशन हम लोग बहुत इजी तरीके से करेंगे। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या समझ लेते हैं। ठीक है, सम संख्या समझ लेते हैं। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर, तो वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ठीक है, और अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो अभाज्य संख्या हम लोग यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 है। 2 एक ऐसी है कि जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ट्रिक इसलिए किया गया है ना, थोड़ा सा वीडियो बनाने के बाद भी गलत हो गया है, फिर से ये मैं दोबारा बना रहा हूँ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो 3 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 2 को 0, और 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए आप लोगों को 5 को 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 को 9 लिखना पड़ेगा। उसके अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, तो घटा दीजिए, 9 में 0 जाएगा 9, और 9 में 0 जाएगा 9, और 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 ये उतर जाएगा। तो जो आप लोग का राइट आंसर आया कौन सा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बड़ी से बड़ी स्केल क्या होगी जिसे 8 मीटर, 12 मीटर तथा 50 सेंटीमीटर को मापा जा सके। देखिए सबसे पहली बात, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर रहेगा, मीटर लिख लीजिएगा। 50 मीटर को सेंटीमीटर को मापा जा सके, चेक कर लीजिएगा। देखिए जब बड़ी से बड़ी बोलेगा ना, बड़ी से बड़ी बोलेगा, बड़ी से बड़ी बोलेगा, तो आप लोग हमेशा HCF निकालेंगे, और जब छोटी बोलेगा तो LCM निकालना होता है। ठीक है, तो निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न तब तक करते हैं हम लोग।
3 अलग अलग ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 45 सेकेंड, 90 सेकेंड और 120 सेकेंड बाद बदलती हैं। यदि सभी लाइटें सुबह 8:20 AM पर एक साथ बदलती थी तो अगली बार सभी लाइटें एक साथ कब बदलेंगी। जैसे देखिए आप लोगों का जो दिया है इस टाइप का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। बहुत इजी तरीका से हम लोग बताएंगे। 45, 90 और यहाँ पे लिख लीजिए 45, 90 और 120। हमेशा इस टाइप के प्रश्न का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो ये 45, 45 और ये हो गया 60। फिर 2 से कट कीजिए 45, 45 और ये हो गया 30। फिर 2 से कट कीजिए तो ये हो गया 45, 45 और ये हो गया 15। फिर आप लोग 3 से कट कीजिए 15 3 45, 15 3 45, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 उतर जाएगा। 5 1 9 5, 5 1 9 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। तो ये सेकेंड में आया है क्योंकि सेकेंड में ये सब दिया हुआ है ना, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर आप लोगों को कितना होता है 60 सेकेंड होता है, ठीक है 60 सेकेंड होता है। तो 60 से यदि भाग दे देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो ये 6 मिनट आया हुआ है। हर 6 मिनट बाद क्या होगा वो लाइट बार बार एक साथ बजेंगी। तो 8:20 AM पे आप लोगों का बज रहा था तो 6 मिनट इसमें ऐड करेंगे तो 8:26 पर ये आप लोगों का बजेगा फिर दोबारा। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है एक लकड़ी का 1/6 भाग 1/6 भाग प्लस 2/5 भाग 2/5 भाग कीचड़ में है, डूबा हुआ है। तो दोनों को जोड़ लीजिए। कितना डूबा हुआ है कीचड़ में, तो कीचड़ में जो डूबा हुआ है 5 6 30 एलसीएम ले लिए 6 5 30 ये ऊपर 5 हो गया प्लस 5 6 30 6 दूना 12, ठीक है 12 5 17, 17/30 ये आप लोग का कीचड़ में डूबा हुआ है। तो कितना बाहर है, कितना बाहर है, तो बाहर जो आप लोग का है तो 30 में से 17 जाएगा आप लोग का 13, 13/30 आप लोग का बाहर है, बाहर है, ठीक है। तो एक काम कीजिए यहाँ पे लिख लीजिए भाग, ठीक है। तो ये मीटर में दिया हुआ है, उसके बाद से ये इसके इक्वल में क्या है 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 13 का ये 5 है तो 30 का कितना होगा, तो पलट कर गुणा कर लीजिए 30 13 गुणे 5 तो 5 3 15 150 अब बट्टे का 13। जब इसको भाग कर शॉर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको मिक्स भिन्न में बदल दीजिए, ठीक है। तो ए नंबर राइट आंसर आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना सब सारे क्वेश्चंस इजी तरीका से दिखेंगे, ठीक है। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आरोही और अवरोही का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ हमेशा के लिए। एक होता है अवरोही और एक होता है आरोही। अब मुझे नहीं पता कि देखिए कौन सा बढ़ती क्रम में है कौन सा घटते क्रम में है, तो इतना तो पता है ना आपको कि बढ़ते क्रम घटते क्रम यही सब आरोही अवरोही कहते हैं। तो ये देखिए ए अ है तो ये पहले आता है, ए आ है तो ये सेकेंड नंबर पे आता है। यानी अ आ पढ़े हैं ना, अ आ ई ऐसे करके पढ़े हैं ना, तो ये बड़ा है और उससे छोटा ये है, ठीक है। तो ये बड़ा है तो बढ़ते क्रम, बड़ा है तो बढ़ते क्रम, बड़ा है तो बढ़ते क्रम, ठीक है बढ़ते क्रम छोटका से बड़का के तरफ। और ये छोटा है तो घटते क्रम बड़का से छोटका के तरफ। समझ में आया। यानी कि सबसे पहले बड़ा जो रहेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आरोही क्रम पूछा गया है, यानी ये वाला पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग बड़का को लिखेंगे आरोही, आरोही घटते क्रम, उल्टा बता दिया हूँ क्या मैं। बड़ा है तो ये बड़ा होगा ना, ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, और ये वाला छोटा होगा। ये मान लीजिए पहले आ गया, इससे ज़्यादा ये बड़ा है ना, बड़ा ये है, बड़ा ये है तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा, ठीक है। मैं गलत बता दिया, ये आप लोगों का घटते क्रम में। समझ में आया। तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे फिर उससे बड़का फिर उससे बड़का फिर उससे बड़का, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को यही पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 0.75
3/4, 3/4, 0.705 और 7/10, इसी को पता करना है। तो ये जैसा है वैसे उतार दीजिए। तो ये 0.75 हो गया। 3/4 को बदल लीजिए, भाग देंगे, इधर 3 में 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 7 चौको 28 हो जाएगा, बचा 2 और ये हो जाएगा 4×5 20। ये भी उतना ही आएगा इसका वैल्यू, और ये जितना है उतना उतर जाएगा। देखिए जो भिन्न में दिया रहता है ना उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 0.7 हो जाएगा, 1 अंक दशमलव। तो सबसे छोटा आप लोगों का कौन है? 0.7 हो जाएगा ना, हाँ 0.7 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये रहेगा, फिर उसके बाद से ये रहेगा, फिर उसके बाद से ये, फिर उसके बाद से ये। आप लोग का बी नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया? सबसे पहले इसको लिखेंगे ना, सबसे छोटा तो ये दिख रहा है, फिर उसके बाद से आप लोग का ये दिख रहा है, फिर उसके बाद से इसमें से किसी को भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए इसी को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संलग्न आकृति x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो आप लोग का त्रिभुज बनता है ना, तो इन दोनों कोण का योगफल इस कोण के योगफल के बराबर होता है। तो आप लोग का ये 50 और ये 85, अब किस कारण से होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 ये आ जाएगा। तो राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ क्योंकि ये पता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोला जा रहा है चतुर्भुज है, ठीक है, इसका 3 गो कोण दे दिया गया है। तो ये 4 गो कोण बनाया, तो एगो 80 डिग्री दिया हुआ है, एगो 90 डिग्री दिया हुआ है, एगो 100 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ का मान लीजिए पूछा जा रहा है। तो चारों कोणों का अंतः कोणों का योगफल आपको पता रहेगा तो आप लोग इजी तरीका से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे पता रहेगा? देखिए एक सूत्र होता है n-2 गुणे 180। तो यहाँ पर n का मतलब ये रेखा से है, कौ गो रेखा से मिलकर बनाया, चतुर्भुज है तो 4 गो रेखा से, ठीक है, गुणे 180। तो ये घटाएंगे तो 2 गुणे 180 = 360। आप बोलेंगे भैया मुझे पहले से ही पता था कि चतुर्भुज के चारों को अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। तो बाबू ये ट्रिक है, मैं पंचभुज का पूछ दूँ तब, सिक्सभुज का पूछ दो, यानी कि छठभुज का, ऐसे करके षष्ठभुज बोलेगा उसको, षष्ठभुज का पूछ दो तब, आठभुज का पूछ दो तब। तो यही ट्रिक लगाकर आंसर पता करेंगे कि उसका योगफल क्या आ रहा है। ये योग ज्ञात करने का है, अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो 360। अब यहाँ पे कुछ नहीं, x मान लीजिए। तो ये देखिए चारों कोणों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए? तो वो आप लोगों का बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए 360 डिग्री के बराबर। तो अब यहाँ से चाहें तो आप लोग इसको जोड़ लीजिए, इधर पलट कर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि x बराबर 360 माइनस 90 100 190 ये 270 हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सुराही का 2/5 भाग दही से भरा हुआ है। मान लीजिए ये सुराही है, ठीक है, 2/5 भाग दही से भरा हुआ है। यदि उसे पूरा भरने के लिए 27 लीटर दूध दही और डालना पड़ता है तो सुराही की कुल क्षमता बताना है। तो मान लीजिए इसको पहले 5 हिस्सा में मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4 1 5, ठीक है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा 5 हिस्सा। इसमें 2 हिस्सा भरा हुआ है, 2 हिस्सा ये भरा हुआ है, नीचे से भरेगा ना, तो 2 हिस्सा भरा है। अब ये टोटल मतलब ये जो खाली है इसको भरने के लिए 27 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ रही है। तो टोटल बताना है इसका क्षमता। देखिए एक दिमाग लगा सकते हैं, 27 को 3 हिस्सा में बांट दीजिए। तो 27 को 3 हिस्सा में बांटेंगे तो 9 9 आएगा, 9 9 9। तो जब एक एक 9 9 आ रहा है तो ये भी 9 9 ही आएगा। तो आप लोग टोटल जोड़कर हिस्सा पता कर सकते हैं, 9 5 45। आंसर ऐसे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग लगाने की ये ज़रूरत है, ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भी तरीक़ों से लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख लेंगे आप लोग। 2 माइनस का 3 माइनस का कोष्टक में 6, फिर 5 4 3 प्लस का 10 बंद।
सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, इसको हल करेंगे। इसमें देखिए जोड़ है, उसको इसको जोड़ दीजिए। 10 5 15 और 4 3 7, ये हो गया 15 माइनस का 7 इक्वल टू में 8 आएगा। तो इसको लिखेंगे 2 3, इसका टोटल का वैल्यू माइनस का 8 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 6 है ना, 6 है। महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब जब इसको घटाएंगे 2 माइनस महिला कोष्ठक करेंगे तो माइनस 3 माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। बड़ा कोष्ठक कर दीजिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये जब जोड़ेंगे तो 2 माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 3 आंसर आप लोगों का आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट धैर्य बनाए रखेंगे। एक किसान एक चार्ट का उपयोग सप्ताह के दौरान सेब की फसल के संग्रह हड़ की निगरानी के लिए करता है। प्रत्येक चिन्ह 40 टोकरियों का प्रदर्शित औसतन कितनी टोकरियां संग्रहित की गई पता कीजिए। प्रतिदिन पूछा जा रहा है। प्रत्येक चिन्ह बराबर, एक चिन्ह बराबर 40 टोकरियां है, तो प्रतिदिन पूछा जा रहा है। सेब की फसल की संग्रह निगरानी के लिए करता है। प्रत्येक चिन्ह 40 टोकरी है, तो प्रतिदिन औसतन कितनी टोकरी, औसतन ज्ञात करना है, औसत निकालना है। देखिए सबसे पहली बात, एक सेब बराबर 40 सेब होता है, तो 40 सेब दिया हुआ है ना, एक सेब बराबर आप लोगों का 40 सेब दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले सेब काउंट कर लीजिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो, 14 गो सेब है गुणे 40, ठीक है। 14 गो सेब है गुणे 40, और इसमें 4 दिन कैसे प्रश्न पूछा गया है। अच्छा समझ गया। तो ये 40, तो 14 चौको कितना होता है, 14 दूनी 28 56, ठीक है। 560, तो 560 औसतन प्रतिदिन बताना है। तो देखिए कौ गो दिन हो रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, सोमवार बुधवार शुक्रवार शनिवार। तब इस 560 में 4 दिन से भाग दे देंगे, एक दिन का पता चल जाएगा। काट दीजिए, 14 आएगा, आएगा 0, 140। कैसे मैंने पता कर लिया कि 14 आएगा, तो देखिए 4 बार गुणा किए हैं तो इतना आया है, तो वही बतिया है ना, भाग करेंगे तो इतना आएगा, 14 आएगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, समझने की देरी है बस। एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 84 मीटर है। एक वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होती है आपस में, आपको पता है ना, बिल्कुल पता होगा। अब देखिए इसका परिमाप दे रखा है, तो पहले परिमाप का सूत्र हम लोग जान लेते हैं। परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का यहाँ पर लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग समझेंगे आयत का बता रहे हैं, तो आयत का जानेंगे तो गलत हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर कर लीजिए, या भुजा गुणा गुणा। तो अगर हमको भुजा पता चल जाएगा तभी तो क्षेत्रफल पता कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 84 मीटर दिया हुआ है परिमाप, और 4 गुणे भुजा यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर भुजा बराबर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये 84 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा भाग में। तो 4 एकड़ नाम 4 और 4 दूना में 8, यानी कि 12 आप लोगों का आया हुआ है भुजा। तो यहाँ पर 12 लिख कर स्क्वायर कर देंगे, 144 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये जोड़ है, जोड़ना बहुत आसान है। देखिए 2 है तो 2 पॉइंट लगाकर को 0 लिख दीजिए, तो कितना भी 0 लिख दीजिए, इसका मतलब 2 ही है। अब देखिए इसको लिखना है, इस 2 को मैंने लिख दिया, इसको लिखना है तो आप लोगों को पता है 0.05 लिखेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। 3 को 0 है नीचे तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है।
आज यहाँ पर 2 2 4 1 5 को जीरो है तो 5 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 5 अंक पे दशमलव हो गया। अब इसको जोड़ना है, तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पे जीरो आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मत लीजिए, यहीं तक ले लीजिए। तो ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 0.2। इतना आंसर आया है, देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम के बीच का बना कोण बता दीजिए। उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम के बीच बना कोण बता दीजिए। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व पश्चिमी सब आपको पता होना चाहिए, पता है? रुकिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये उत्तर पश्चिम, तो देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये है, देखिए ये वाला रेखा। अब पश्चिम, पश्चिम, ये पश्चिम। तो एक में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम का बात किया गया है। इस नोट को अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है, तभी कर पाएंगे। तो इसके बीच में 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 45 वाला ये टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाहता नहीं हूँ वीडियो लंबी हो। अब इसको करना है तो आप लोगों को मैंने बताया था मिलान करना है। तो आयत का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। वर्ग का परिमाप तो 4 गुणे भुजा, जस्ट अभी मैंने बताया, इसको मैं नहीं बताया हूँ, बट लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब वृत्त का परिधि 2πr होता है और ये सीधा सीधा दिया हुआ है। तो यानी कि ए का आप लोगों का ए का दूसरे से मिलान, तो ए का दूसरे से मिलान यहाँ पे दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है, और बी का पहले से मिलान इसी में दिया हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 15/16 में से क्या घटाया जाए कि 5/16 प्राप्त हो। देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना एक छोटा क्वेश्चन पे इस पे एग्जाम्पल लीजिए ना। 5 में से मान लीजिए क्या घटाया जाए कि हम लोगों को 3 प्राप्त हो, तो आप बोलेंगे भैया 2 घटा दीजिए। तो कैसे आया? तो इसी 5 में से इस 3 को घटाया गया है, ठीक है, तब जाकर ये वाला 2 प्राप्त हुआ है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 15 माइनस 5/16, एलसीएम 16 ही होगा। 15 में से 5 जाएगा 10, 10/16। इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, बट दिया हुआ है 10/16, 5/8 भी दिया हुआ है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10, 20 और 30 का औसत कितना होगा। देखिए आप बोलेंगे भैया सिलेबस में तो कट गया है। नहीं, सिलेबस में से कटा नहीं है। मैंने वहाँ पे जो पीडीएफ जारी हुआ है ना, नवोदय विद्यालय समिति सिलेबस वाला पीडीएफ जारी की हुई है, उसके नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल में देखा हूँ तो औसत वाला कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक यही ऐसा क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस में इसमें रखा हूँ, ठीक है, बट इस टाइप का आएगा, हो सकता है आए, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। औसत निकालने के लिए पता है क्या सूत्र होता है? टोटल का योग आ बट्टे कुल संख्या, टोटल का योग बट्टे कुल संख्या। तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो संख्या है, जोड़ दीजिए। 30 20 50 60 हो गया, 60/3 = 20। तो का बी नंबर राइट आंसर। सिखाने के लिए, बस इतना ही सिखाने के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताना है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अब फिर हम लोग जानेंगे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे। तो देखिए गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम लोग 0 लिख कर शुरू में अगर प्राकृतिक संख्या को लिख दे तो यही आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। तो शुरुआत का 5 को ले लीजिए, शुरुआत का 5 को ले लीजिए और इसी को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो ट्रिक बताया था, आप लोग पता नहीं क्लास देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप लोग जाकर देखा कीजिए, ठीक है। यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभी मैंने जस्ट अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर पढ़ाया था, तो आप लोगों को बताया था कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। तो एक अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो 1 से लेकर 100 तक आप लोग अभाज्य संख्या कितनी होती है सारा याद कर लेंगे। टोटल 25 गो होती हैं, बट सब कुछ आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए हम लोग हिंदी का सलूशन करते हैं। हिंदी बहुत ज़्यादा ईजी है, देख सकते हैं। ठीक है, भाषा परीक्षा आप लोग ओपन करेंगे तो इसमें 4 अनुच्छेद रहेगा, 1, 2 और इधर 3 और इधर 4। एक अनुच्छेद से आप लोगों का कितना प्रश्न रहेगा तो 5 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। एक अनुच्छेद से 5 गो प्रश्न। तो मैं चाहता हूं इन सारे अनुच्छेद को आप खुद पढ़िए और आंसर दीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रोक लीजिए और पढ़िए और आंसर दीजिए। अब मैं लास्ट में अभी आंसर शीट भी दिखा देता हूँ, मिला लीजिएगा आप लोग। मैं थक चुका हूँ आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए और मिला लीजिए। ठीक है, चलिए आंसर शीट दिखा देता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा नहीं। ये सब कुछ का मैंने आंसर शीट भी बना कर रखा है, देख सकते हैं, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। बाकी यहाँ पे आंसर शीट लगा हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था।